हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी कक्षा 11 की अध्याय 2 जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को मैं इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। इसमें भी मैं एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा मजेदार टॉपिक है। जी हाँ, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ जीवों के वर्गीकरण का इतिहास यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा वर्गीकरण का, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो एकदम सॉलिड बनते हैं, चाहे वो नीट का हो या फिर आपके किसी भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के और बिना किसी टाइम को खर्च किए। चलिए सबसे पहले हम अपने हेडिंग को डालते हैं। हमारा हेडिंग है वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण का इतिहास, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। इसकी पहले की क्लासेस में हमने बहुत सारा कुछ जान लिया था, यानी कि वर्गीकरण क्या होता है उसको हमने जाना था। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको हमने जाना था। वर्गीकरण के जनक किसे कहते हैं हमने उसको जाना था। लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा उन बातों को भी आपको बताता हूं ओरली, बिना लिखे हुए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वर्गीकरण क्या होता है, तो वर्गीकरण देखो क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं इस हमारे धरती पर क्या है कि लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे इस पृथ्वी पर, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। और इन जीव जंतु का जो आकार होता है, जो भार होता है, जो इनकी आकृति होती है, बनावट जो होती है, इनका जो खान पान होता है, रहने का जो स्थान होता है, सब कुछ अलग होता है। यानी कि इन जीव जंतुओं में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। इन जीव जंतुओं में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। और इसी विविधता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि जीव जंतुओं को अलग अलग छोटे बड़े समूहों में रखा था। ठीक है, इसी विविधता के आधार पर क्या किया था वैज्ञानिकों ने, अलग अलग जंतुओं को अलग अलग छोटे बड़े समूहों में रखा था, ताकि इनको पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो सके, पढ़ाई करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए कठिनाई ना उठानी पड़े। इसलिए वैज्ञानिकों ने इनके लक्षणों के आधार पर छोटे बड़े समूहों में रखा था। अब अगर बात करते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता की, तो वर्गीकरण की आवश्यकता ये पड़ी कि ये जो लाख करोड़ की संख्या में जीव जंतु है, अगर एक इंसान इसको पढ़ना चाहे, इनके बारे में जानना चाहे, तो एक एक जीव के बारे में अगर वो जानेगा, तो एक जीव के बारे में जानने के लिए उसको कम से कम 1 से 2 महीना लग जाएगा। और कितना संख्या है, लाखों करोड़ों की संख्या है। तो इंसान जो होता है वो 60 से 70 या फिर ज्यादा से ज्यादा जिएगा, 100 साल तक जिएगा, तब पर भी ये लाखों करोड़ जंतुओं के बारे में नहीं जान पाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि अगर हम जीव जंतुओं को उनके लक्षणों के हिसाब से अगर बांट दिया जाए, तो किसी एक जंतु के बारे में अगर हम अध्ययन कर लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस समूह के सभी जंतुओं के बारे में, उस समूह के सभी सदस्यों के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जैसे कि अगर मानते हैं, अगर हम ह्यूमन यानी कि मनुष्य जाति का अध्ययन कर लेते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि जितने भी स्तनधारी होते हैं उन सभी का हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास को वर्गीकरण का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को। क्या होता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और क्यों पड़ी हिस्ट्री की आवश्यकता हमको जानने के लिए। चलिए अब अगर बात करते हैं हम, जो हमारे जीव वैज्ञानिक होते हैं वो जीवों का वर्गीकरण जीवों में पाए जाने वाले अलग अलग विभिन्नताओं के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग विभिन्नताओं के आधार पर ये हमारा पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि जितने भी जीव वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जीव वैज्ञानिकों ने जीवों में पाए जाने वाले अलग अलग विभिन्नताओं या फिर कहें हम विविधताओं के
आधार पर किए हैं। समझ में आया बेटा? क्या है कि जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के लक्षण उपस्थित होते हैं, अलग अलग लक्षण विद्यमान होते हैं। तो उसी लक्षण को आधार मान करके वैज्ञानिकों ने क्या किया, वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं वर्गीकरण के सीरीज में, पहला जो वर्गीकरण था वो था प्राचीन वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं एंशिएंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले वर्गीकरण के इतिहास में, तो पहला जो वर्गीकरण है वो है प्राचीन वर्गीकरण। पहला क्या है? प्राचीन वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं एंशिएंट क्लासिफिकेशन। देखो, प्राचीन काल में जो वर्गीकरण हुआ था वो किसी महान वैज्ञानिक के द्वारा नहीं, बल्कि एक महान आचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, आयुर्वेदा के आचार्य थे जिनका नाम चरक था। उन्होंने जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो कौन किए थे? तो प्राचीन काल में एक हमारे आयुर्वेदा आचार्य हुआ करते थे जिनका नाम चरक था। उन्होंने समस्त जीव जंतुओं को दो भाग में बांटा था। पहला उन्होंने बांटा था पौधों में, दूसरा बांटा था उन्होंने जंतुओं में। तो आचार्य जो थे हमारे चरक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है चरक संहिता, जिसमें उन्होंने लगभग 340 पौधों के बारे में बताया है और 200 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया है। ठीक है, ये हमारे प्राचीन काल का वर्गीकरण है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम प्राचीन काल में आयुर्वेद आचार्य चरक, नाम याद रखिएगा, चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता, चरक संहिता नाम है इनका, में 200 प्रकार के जंतुओं, ठीक है, 200 प्रकार के जंतुओं तथा 340 प्रकार के पौधों के बारे में बताया है। ठीक है, तो समझ में आया कि जो हमारे आयुर्वेदा के आचार्य थे चरक, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, एक किताब लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता नाम का किताब लिखा और उस किताब के अंदर उन्होंने 200 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया है और 340 प्रकार के पौधों के बारे में बताया है। यानी कि उसने क्या किया है कि 200 प्रकार के जंतुओं को लिया है और उन जंतुओं के रहने का स्थान, खाने का तरीका, उनमें जनन करने की विधि और किस प्रकार का अनेक क्रिया विधि पाई जाती है, उन सभी के बारे में बताया है। ठीक उसी प्रकार से पौधों के बारे में भी उन्होंने बताया है कि पौधे किस प्रकार से अपने जाति की संख्या को बढ़ाते हैं, यानी कि जनन करते हैं, किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से शोषण करते हैं, इन सभी के बारे में चरक संहिता पुस्तक में बताया गया है। ये हमारे वर्गीकरण के इतिहास में पहला वर्गीकरण है जो कि प्राचीन वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और उस वैज्ञानिक का नाम भी आप सभी जानते होंगे, नाम है अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या किया था, उन्होंने भी एक वर्गीकरण दिया था, जिस वर्गीकरण को हम अरस्तु के वर्गीकरण की पद्धति के नाम से जानते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, या फिर कहें क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल के नाम से उस वर्गीकरण को हम जानते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पहला आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूं खाली जगह हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूं।
फिर अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के वर्गीकरण की, इतिहास की सीरीज में चले हम तो दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं तो वो होता है अरस्तु के वर्गीकरण की पद्धति। ठीक है, क्या नाम है? अरस्तु के वर्गीकरण की पद्धति, वर्गीकरण की पद्धति यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में हम अरिस्टोटल पढ़ते हैं और हिंदी में अरस्तु पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अरस्तु की तो समय है 2000 वर्ष पहले की। ठीक है, ये कहानी जो है अरस्तु की वो है 2000 वर्ष पहले की, 100-200 नहीं, 2000 वर्ष पहले की। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो चौथी या 5वीं सदी की बात है, जब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है अरस्तु। वो जीवों को बांटना शुरू करते हैं अपने तरीके से। वही सबसे पहला हमारा वर्गीकरण था, जिसको आज भी लोग मानते हैं कि सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है अरस्तु। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अरस्तु ने 2000 वर्ष पहले यानी कि चौथी या 5वीं सदी में जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले अरस्तु ने 2000 वर्ष पहले सबसे ज्यादा स्वीकृत जीवों का वर्गीकरण किया। जीवों का वर्गीकरण किया। ठीक है, अब इसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 भाग में बांटा था। तो क्या लिखेंगे हम? अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा। इतनी बात समझ में आई? जितने भी जीव जंतु थे इस पृथ्वी पर, चाहे उनकी संख्या लाख हो उस समय या फिर उनकी संख्या उस समय करोड़ की हो, उस समय सभी जीवों को 2 भागों में अरस्तु ने बांटा था। पहला भाग उन्होंने जंतु का रखा था और दूसरा भाग उन्होंने पादप का रखा था। ठीक है, पादप और जंतु करके इन्होंने 2 भागों में समस्त जंतुओं को, समस्त जीवों को बांट दिया था। तो अगर हम लिखेंगे जीव, उस समय जितने भी जीव थे, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स को अरस्तु ने क्या किया था? 2 भागों में बांट दिया था। पहला भाग था पादप, दूसरा भाग था जंतु। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे पादप को लिखिए चाहे जंतु को लिखिए। उसके बाद पादप यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट, और एनिमल्स। अब अगर हम बात करते हैं पादप की, तो अरस्तु ने पादप को भी और आगे चल करके थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया, थोड़ा सा और बांट दिया, इसको और सरल बना दिया। ठीक है, और सरल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि पादप को 3 भागों में और बांट दिया। पादप को क्या किया? 3 और अलग अलग भागों में, 3 और अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। पहली जो इसकी शाखा थी, पहली जो इसकी भाग थी वो थी शाक। ठीक है, पहली जो इसकी शाखा थी वो थी शाक।
यानी कि अगर हम कहें साग को, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हर्ब। दूसरा जो था वो था झाड़ी, झाड़ी, झाड़ी जिसको हम कहते हैं सर्प। और तीसरा जो था वो था वृक्ष, वृक्ष यानी कि प्लांट। इन तीन भागों में आगे चल करके पौधों को और बांट दिया। साग के अंदर आपके जो आते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं साग में, झाड़ी में, तो अगर हम साग की बात करते हैं तो बेटा साग के अंदर जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं, जैसे दूब हो गया, मोथा हो गया, गांव में इसको कहते हैं बनपालकी हो गया, इस प्रकार के जो छोटे छोटे घास होते हैं वो साग के अंदर रखे गए। अब अगर हम झाड़ियों की बात करते हैं तो आपके, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके अगल बगल बगीचे में या फिर कहीं रास्ते पर ढेर सारे छोटे छोटे बबूल के पौधे दिखाई देंगे, ढेर सारे छोटे छोटे अन्य प्रकार के पौधे दिखाई देंगे। उस एकदम छापे रहेंगे, एक तरफ एक से इतना सड़ करके इतना गजीन हो जाते हैं कि वो इस पार से उस पार तक दिखाई नहीं देते, उनको हम झाड़ियां कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वृक्ष की, तो वृक्ष यानी कि जिसको हम प्लांट कहते हैं, प्लांट को आप सभी लोग जानते हैं, आपके आसपास होंगे, घर पर होंगे, बगीचे में होंगे, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं और वो हमें अच्छे खासे लकड़ी भी देते हैं, तो वो वृक्ष कहलाते हैं, उनको इसमें रखा गया था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जंतु को, तो जंतुओं को क्या किया था, अरस्तु ने वापस से दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, उनमें उपस्थित लाल रुधिर कणिका के आधार पर अरस्तु ने क्या किया था, जंतुओं को वापस से दो भागों में बांट दिया था। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा ऊपर, थोड़ा सा आप इसको नोट कर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। देखिए, अभी जब हमने बताया कि जो जीव थे यानी कि ऑर्गेनिज्म जो थे, उसको अरस्तु ने दो भागों में बांटा। पहला जो था वो था हमारा पादप, जिसके बारे में अभी पादप जिसके बारे में हमने देख लिया। दूसरा जो था वो था जंतु। एनिमल। अब देखो, जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, अरस्तु ने इनको और भी आगे बांटा है, और भी आगे वर्गीकृत किया है। उनसे रहा नहीं गया, उनको लगा कि थोड़ा सा कठिनाई होगा इसके बारे में जानने के लिए, तो उसको और सरल कर दिया उन्होंने। अब सरल करते हुए उन्होंने क्या किया कि इनमें उपस्थित लाल रुधिर के आधार पर इसको बांट दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे आगे, अगला पॉइंट जो होगा लिखेंगे हम यहां पर, अरस्तु ने जंतुओं को उनमें उपस्थित लाल रुधिर कणिकाओं के आधार पर दो भागों में बांटा है। ठीक है, जितने भी जंतु थे उनको उनमें उपस्थित लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी के आधार पर दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से दो भाग थे उसको भी देखते हैं। पहला भाग है, पहले भाग को उन्होंने इनैमा कहा और दूसरे भाग को इनैमा। ठीक है, पहला जो था वो था एनैमा, एनैमा, और दूसरा जो था वो था इनैमा। ठीक है, इनैमा और दूसरा इनैमा, दो भागों में इन्होंने जंतुओं को बांट दिया है। देखो, एनैमा में उन्होंने उन जंतुओं को रखा
जिनके पास लाल रुधिर नहीं पाया जाता था, और इनेमा में उनके उस जंतुओं को रखा जिनके पास लाल रुधिर यानी कि आरबीसी उपस्थित था। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि एनेमा में उन्होंने क्या किया था और इनेमा में उन्होंने क्या किया था। तो इनेमा के अंदर, ठीक है, जो एनेमा था इसके अंदर उन्होंने उन जंतुओं को रखा जिनके पास लाल रुधिर अनुपस्थित था। ठीक है, लिखेंगे हम इसमें उन जंतुओं को उन जंतुओं को रखा गया है जिसमें लाल रुधिर यानी कि आरबीसी नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ कि ऐसे जंतु जिसमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता, आरबीसी अनुपस्थित होता है, उन्हें हम एनेमा में रखेंगे। इसके अगर उदाहरण की बात करते हैं बेटा, तो उदाहरण के अंदर आपका जो एग्जाम्पल होता है वो आ जाता है स्पंज। अगर हम बेसिकली स्पंज की बात करते हैं, स्पंज एक संघ का नाम है। उसके अंदर आपके जो साइकान होते हैं वो आते हैं, स्पेशली साइकान को हम स्पंज कहते हैं। साइकान आते हैं स्पंज के अंदर। उसके बाद इसी में आपका आ जाता है मोलस्का। अगर हम बात करते हैं मोलस्का की, तो बेटा मोलस्का के अंदर आप सभी ने गांव में घोंघा को देखा होगा, स्नेल को देखा होगा, तो स्नेल जो होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं बेटा, तो आपने बिच्छू को देखा होगा, तिलचट्टे को देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को देखा होगा, जिसको मारने के बाद लाल रंग का रुधिर निकलता ही नहीं है, सफेद रंग का तेल निकलता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके जो बिच्छू होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। जिनके पास 2 से ज्यादा पैर होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, या फिर हम कह लें जिनके पैर खंड युक्त होता है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो आगे हम बात करते हैं इनेमा में। तो इनेमा में रखा गया है ऐसे जंतुओं को जिसमें लाल रुधिर पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें लाल रुधिर उपस्थित होता है, उसे हम इनेमा में रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर जिसमें लाल रुधिर उपस्थित हो, जिसमें लाल रुधिर उपस्थित हो, उसे इनेमा में रखा गया है। अब अगर हम बात करते हैं इनेमा को, तो अरस्तु जो थे उन्होंने इनेमा को पुनः 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, इनेमा को क्या किया उन्होंने, पुनः से 2 भागों में बांट दिया। जितने भी लाल रुधिर वाले जंतु होते हैं बेटा, उनमें 2 प्रकार के जंतु आते हैं। एक तो वे होते हैं जो एक परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि एक बच्चे को जन्म देते हैं, और एक वो जो अंडे को जन्म देते हैं। आपने दोनों को देखा होगा, अंडा वाला मुर्गी, बच्चे वाला इंसान, गाय, भैंस, बकरी। और अंडे वाले की बात करते हैं तो आप में कबूतर आ जाता है, कौवा आ जाता है, कोयल आ जाता है, ठीक है, सर्प आ जाता है। ठीक, तो इन सभी जंतुओं को देखते हुए इनके बच्चे देने के, इनके जन्म के आधार पर इनको 2 भागों में रख दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनेमा के 2 भागों की, तो पहला भाग जो आता है वो आता है जरायुज। जरायुज का मतलब होता है बेबी पोरस, और दूसरा आता है अंडायुज। ठीक है, जरायुज वे जंतु जो एक शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। अंडायुज वे जो एक अंडे को जन्म देते हैं, उसे हम अंडायुज कहते हैं। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर शिशु को जन्म देने वाला, यहां पर लिखेंगे हम अंडे देने वाला।
अंडे देने वाला। अब अगर हम उदाहरण की बेटा बात कर लेते हैं, उदाहरण की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका स्तनधारी। स्तनधारी, स्तनधारी के अंदर आपका आ जाएगा मनुष्य आ जाएंगे, कुछ चमगादड़ जो होते हैं वो आ जाएंगे, गाय भैंस बकरी आ जाएंगे, कैटल्स जिसको मवेशी कहते हैं वो आ जाएंगे। और अगर उदाहरण की बात करते हैं, इधर उदाहरण में कुछ रेप्टाइल्स आ जाएंगे, यानी कि कुछ सरीसृप आ जाएंगे, सरीसृप आ जाएंगे, पक्षी आ जाएगा, आदि इसमें आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की पॉइंट को देखते हैं कि आगे की पॉइंट क्या है। आगे हमारा जो है वो है लीनियस के वर्गीकरण की पद्धति। जो कैरोलस लीनियस है उनके वर्गीकरण की पद्धति की बात करते हैं। देखो तो ज्यादा चिल्ला कर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता, ज्यादा जल्दी जल्दी बोलने से कोई मतलब नहीं निकलता। जितना आराम से बोला जाएगा उतने अच्छे से समझ में आएगा। तो आप आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में हर एक छोटी छोटी बातें घुसती चली जाए। तो हमने दो क्लासिफिकेशन को देखा। पहला देखा हमने प्राचीन वर्गीकरण को, दूसरा देखा हमने अरस्तु के वर्गीकरण पद्धति को, और अब हम तीसरा देखेंगे लीनियस का वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, तीसरा जो है वो है लीनियस का वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लीनियस, या फिर क्या लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको क्या कह सकते हैं हम? लीनियस। क्या कहेंगे हम इसको? लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर हो बेटा इतना? चलो अगर हम बातें करते हैं आगे, तो जो लीनियस है उनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को ही वर्गीकरण का जनक, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है। सबसे ज्यादा स्वीकृत वर्गीकरण इस समय का लीनियस का वर्गीकरण पद्धति है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर लिखेंगे कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक, कहां लिख रहा हूं, जनक कहा जाता। ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आया। अब इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के वर्गीकरण दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि समस्त जंतुओं को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, समस्त जंतुओं को 5 भागों में बांटा था। सॉरी, लीनियस के जो इस वर्गीकरण का नाम है, इस लीनियस के वर्गीकरण को हम एक और नाम से जानते हैं। जो लीनियस का ये वर्गीकरण है, इसको प्रथम औपचारिक वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दूसरे पार्ट में लीनियस के इस वर्गीकरण को, लीनियस के इस वर्गीकरण को प्रथम, लीनियस के इस वर्गीकरण को प्रथम वर्गीकरण की
औपचारिक औपचारिक प्रणाली कहा जाता है। प्रणाली कहा जाता है, यानी कि जो लिनियस ने वर्गीकरण किया था इसको सबसे पहले स्वीकृत वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करते हैं तो लिनियस ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, लिनियस ने क्या किया था, एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने जीवों के नाम तथा आर्थिक वर्गीकरण की पद्धति का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो लिनियस ने क्या किया था, एक पुस्तक का नाम लिखा है, तो लिखेंगे हम लिनियस ने अपने पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में जीवों के नाम तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का वर्णन किया है। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का क्या किया उन्होंने, वर्णन किया। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। इसके रचयिता कौन है, तो लिनियस इसके रचयिता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो लिनियस के इस वर्गीकरण पद्धति को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं जैव नामकरण, या फिर इसी को हम कहते हैं द्विनाम नामकरण, इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, या फिर पूछते हैं कि द्विनामकरण पद्धति किसने दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से बन जाता है बहुत सारा। तो देखते हैं यहां पर हम लिखेंगे आगे, हम लिनियस के इस वर्गीकरण को या फिर कहें लिनियस के इस वर्गीकरण पद्धति को जैव नामकरण या द्विनामकरण या फिर इसी इंग्लिश में कहते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है, देखो अगर बेटा बात करते हैं हम द्विनामकरण की, तो यहां पर क्या होता है कि जो जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों के नाम के दो पद होते हैं। ठीक है, पहले पद में उन्होंने वंश का नाम, यानी कि वो किस वंश से संबंध रखता है उसको लिखा, और दूसरे पद में उन्होंने रखा इसकी जाति का नाम, कि जो जीव हम ले रहे हैं, जिस जीव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो जीव किस जाति से संबंध रखता है। ठीक है, तो अगर हम आगे लिखेंगे तो यहाँ पर जो हम अगर द्विनामकरण को समझाएं अच्छे से, तो इसको समझिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा पूरा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो इसमें क्या होता है कि सभी जीवों को एक विशेष नाम दिया। ठीक है, लिनियस ने क्या किया, जितने भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं सभी को एक विशेष नाम दिया, जो दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, लिखेंगे हम लिनियस ने
लिनियस ने सभी जीवों को एक विशेष नाम दिया। देखो बेटा, जो विशेष नाम होता है उसी को हम वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम के नाम से भी जानते हैं। दिया जो दो भागों में विभक्त, दो भागों में क्या था? विभक्त था, दो भागों में बटा था। अगर हम बात करते हैं पहले भाग की, तो जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहला भाग जो होता है वो किसी भी जाति के वंश को दर्शाता है, यानी कि कोई जीव किस वंश से संबंध रखता है उसको दर्शाता है। और जो दूसरा नाम होता है वो बताता है आपका कौन सा जीव किस जाति से संबंध रखता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम भाग वंश को बताता है, यानी कि हम कहें तो जीनस को बताता है। ठीक है। और जो द्वितीय भाग होता है, द्वितीय भाग जो होता है बेटा वो बताता है जाति को, यानी कि स्पीशीज को डिनोट करवाता है। तो इतना आप नोट कीजिए ताकि मैं आगे की पॉइंट्स को बता सकूं। तो अगर हम बात करते हैं लीनियस के द्विनामकरण पद्धति की बात करते हैं, यानी कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, पढ़ने को कहाँ मिलेगा? तो ये बेटा आपको पढ़ने के मिलेगा, जो लीनियस ने एक पुस्तक लिखा था सिस्टमा नेचुरी, उसके 10वें संस्करण में इसको पढ़ने को देखा जाएगा, सॉरी पढ़ने को मिल सकता है आपको। ठीक है। 10वां संस्करण उन्होंने प्रकाशित किया था 1758 ईस्वी में। इसको हम लिखेंगे द्विनामकरण पद्धति का वर्णन, द्विनामकरण पद्धति का वर्णन लीनियस ने अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में 1758 ईस्वी में किया है। ठीक है। 10वां संस्करण 1758 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, उसी में द्विनामकरण पद्धति का वर्णन किया गया है। अब बेटा अगर हम बात करते हैं किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम अगर हमको लिखना हुआ तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होगा। ठीक है। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते समय किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते समय जो उसका वंश होता है, ठीक है, वंश यानी कि इसकी जो जीनस होती है, जीनस में पहला अक्षर जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, ठीक है, पहले अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा जाति का नाम जिसको हम स्पीसीज कहते हैं, जाति के नाम को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। इतना समझ में आया बेटा? अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद क्या करना है, वंश के नाम के पहले अक्षर को हम कैपिटल लेटर और
जाति को हम पूरे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इसको कंप्यूटर या फिर मोबाइल से टाइप कर रहे हैं तो इसको इटैलिक यानी कि तिरछे शब्दों में लिखना होता है, और अगर हम हाथ से कॉपी पर लिख रहे हैं तो इसको लिखने के बाद अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन दोनों अक्षरों को, सॉरी इन दोनों नामों को, ठीक है, कौन कौन सा नाम, वंश के नाम और जाति नाम को, इन दोनों नामों को तिरछे या अंडरलाइन करके लिखा जाता है। यही बात आई समझ में बेटा। चलो अगर हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है उदाहरण में, अगर हम उदाहरण में आम की बात करते हैं, अगर हम उदाहरण में बात करते हैं भैंस की, या फिर उदाहरण में हम बात करते हैं मनुष्य की। चलो दो उदाहरण लेते हैं, एक ले लेते हैं हम आम की और दूसरी ले लेते हैं मनुष्य की। देखो जो मनुष्य होता है उसका वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता होगा, होमो सेपियंस होता है। जो आम होता है उसका नाम मैं बताता हूं, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इसको मैं हाथ से लिखा हूं तो इसको इसलिए मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा। और यहां पर देखेंगे ये आपके जो मैंगीफेरा लिखा हुआ है ये वंश का नाम है, और वंश के नाम में पहला लेटर जो यम होता है उसको मैंने कैपिटल लिखा है। जाति का नाम इंडिका है, इंडिका को हमने पूरा स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। दूसरा नाम हमारा जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो उसको कहेंगे हम होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। अब अगर बात करते हैं बेटा होमो की, तो होमो में कैपिटल लेटर हमने एच को लिखा है क्योंकि एच हमारा वंश का नाम का पहला लेटर है, और बाकी हमने सभी लेटर को छोटे अक्षरों में लिखा है। तो मैं आशा करता हूं कि जो वर्गीकरण का इतिहास है और जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का जो तरीका है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अपने क्वेश्चन को कीजिए, मैं वहां पर आपको आंसर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।